नमस्ते। वेलकम टू इनसाइड भारत। भारत की पहचान और विविधता में गहरे उतरने वाले कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सिक्किम। हाँ, सिक्किम। हिमालय की गोद में बसा ये छोटा सा राज्य, साइज में भले ही छोटा हो, पर अपनी पहचान और इम्पैक्ट के मामले में काफी बड़ा है। बिल्कुल। अक्सर जब हम सिक्किम के बारे में सोचते हैं तो खूबसूरत पहाड़, मठ और शायद मोमोज याद आते हैं। सही। लेकिन आज हम उससे कहीं ज्यादा गहराई में जाएंगे। कैसे ये राज्य भारत का पहला फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट बना, इतनी अलग अलग संस्कृतियां यहाँ एक साथ कैसे रहती हैं, और इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन का इसकी कहानी पर क्या असर रहा है। एग्जैक्टली। और ये सवाल बहुत जरूरी है सिक्किम की यूनिक आइडेंटिटी को समझने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके भूगोल से, है ना? क्योंकि वो इसकी कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हाँ, ज्योग्राफी तो बेस है। तो ये पूर्वी हिमालय में बसा है और इसकी सीमाएं देखिए, उत्तर और उत्तर पूर्व में तिब्बत मतलब चीन। हाँ का कहते हैं अंगूठे जैसा शेप है इसका। हाँ, सुना है। लेकिन इस छोटे से एरिया में टेरेन की वैरायटी कमाल की है। मतलब दक्षिण में सिर्फ 280 मीटर की ऊंचाई, हाँ बिल्कुल तराई जैसा। और फिर उत्तर में कंचनजंगा तक, जो 8,586 मीटर पर दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। सोचिए, एक ही राज्य में इतनी ज्यादा वेरिएशन, और ये खड़ी ढलानें, गहरी घाटियां, यही यहाँ की लाइफ को डिफाइन करती हैं। और नदियां, तीस्ता का नाम तो बहुत सुना है। हाँ, तीस्ता नदी उत्तर से दक्षिण बहती है, सिक्किम की लाइफलाइन मानी जाती है। इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है रंगीत। तो पानी की तो कमी नहीं होगी, हाइड्रो पावर पोटेंशियल भी होगा। पोटेंशियल तो बहुत है और उस पे काम भी हुआ है, पर यही स्टीप स्लोप्स, भारी बारिश, लैंडस्लाइड्स का खतरा भी हमेशा बना रहता है। ओह हाँ, ये तो पहाड़ों की एक बड़ी चुनौती है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के लिए मुश्किल होता होगा। बिल्कुल, एक कंटिन्यूअस चैलेंज है ये। अच्छा, नाम के पीछे भी एक कहानी है, पता है? हाँ, मैंने पढ़ा था। लिम्बू भाषा से है शायद, सू और खियम। हाँ, सू मतलब नया और खीम मतलब महल या घर, शायद पहले राजा के बनाए महल की तरफ इशारा। दिलचस्प है। और तिब्बती में से दिनजोंग कहते हैं, जिसका मतलब है चावल की घाटी। ये नाम इसकी हिस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों से जुड़े हैं। अच्छा, चावल की घाटी मतलब खेती होती होगी वहाँ? हाँ, निचले इलाकों में। और देखिए, करीब 1/3 हिस्सा तो घने जंगलों से ढका है। 28 पर्वत चोटियां हैं, 21 ग्लेशियर हैं, 200 से ज्यादा झीलें हैं। 200 से ज्यादा, बाप रे। तोंगमो या चांगू झील तो बहुत मशहूर है। हाँ, चांगू झील, गुरुडोंगमार झील, खेच्योपलरी झील, ये सब बहुत मशहूर भी हैं और पवित्र भी मानी जाती हैं। और वो गर्म पानी के झरने? हाँ, फुरचाचू, युमथांग। हाँ, 5 बड़े गर्म पानी के झरने हैं। कहते हैं उनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, नहाने से बीमारियां ठीक होती है। वाकई, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है ये राज्य। इतने सारे प्राकृतिक अजूबे। बिल्कुल। और 8 पहाड़ी दर्रे भी हैं जो तिब्बत, भूटान, नेपाल से जोड़ते हैं। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस फिर से सामने आती है। रहेगा। अब जरा इसके इतिहास की तरफ चलते हैं। कहानी कहाँ से शुरू होती है? सबसे पुराना जिक्र कब का मिलता है? देखिए, सबसे पुराना प्रामाणिक जिक्र मिलता है 8वीं सदी का, जब बौद्ध गुरु पद्मसंभव, जिन्हें गुरु रिनपोचे भी कहते हैं, वो यहाँ आए थे। अच्छा, गुरु रिनपोचे, उन्होंने ही बौद्ध धर्म की नींव रखी थी यहाँ? हाँ, उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया और कहते हैं एक राज्य की भविष्यवाणी भी की थी। और वो भविष्यवाणी सच हुई? हाँ, कई सदियों बाद 1642 में जब फुनसोक नामग्याल को 3 बौद्ध भिक्षुओं ने युक्सोम नाम की जगह पर पहला चोग्याल यानी धर्म राजा घोषित किया। चोग्याल, तो यहीं से नामग्याल राजवंश की शुरुआत हुई? बिल्कुल, और इस राजवंश ने लगभग 333 साल राज किया सिक्किम पर। राजधानी पहले युक्सोम थी, बाद में रबदेन से शिफ्ट हुई। 333 साल, लंबा समय है। लेकिन ये सफर आसान तो नहीं रहा होगा। पड़ोसी राज्यों का जिक्र आया था भूगोल में। बिल्कुल नहीं। पड़ोसी राज्यों भूटान और खासकर नेपाल से लगातार संघर्ष चलते रहे। 18वीं सदी के अंत में नेपाल के गोरखाओं ने तो काफी इलाके पर कब्जा भी कर लिया था। ओहो, फिर सिक्किम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हाथ मिलाया नेपाल के खिलाफ, क्योंकि अंग्रेजों के भी नेपाल से झगड़े चल रहे थे। अच्छा, ये वो एंग्लो नेपाल युद्ध वाला समय है। हाँ, उसके बाद सुगौली संधि नेपाल ब्रिटिश और तितालिया संधि 1817 सिक्किम ब्रिटिश हुई। इससे सिक्किम को नेपाल द्वारा कब्जाए गए कुछ इलाके वापस तो मिले, पर कुछ नुकसान भी हुआ होगा। हाँ, दार्जिलिंग का जो महत्वपूर्ण क्षेत्र था वो अंग्रेजों के प्रभाव में चला गया।
वो पहले सिक्किम का ही हिस्सा था। ओ, दार्जिलिंग सिक्किम का था? ये मुझे नहीं पता था। हाँ, और फिर 1849 में कुछ ब्रिटिश अधिकारियों को बंदी बनाने की घटना हुई, जिसके बाद अंग्रेजों ने और दबाव बनाया और सिक्किम एक तरह से ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट बन गया। प्रोटेक्टोरेट मतलब आंतरिक मामलों में तो चोग्याल का शासन रहा, पर फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, कम्युनिकेशन ये सब अंग्रेजों के हाथ में आ गया। समझ गया। तो ये स्थिति भारत की आजादी तक बनी रही, 1947 तक। हाँ, 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो सिक्किम में एक जनमत संग्रह हुआ कि भारत में विलय करना है या नहीं। और नतीजा? लोगों ने विलय के खिलाफ वोट किया। तो सिक्किम भारत का ही प्रोटेक्टोरेट बना रहा, जैसा अंग्रेजों के समय था। बस अब सत्ता भारत सरकार के पास आ गई। अच्छा, पर फिर विलय कैसे हुआ? ये 1975 वाली कहानी। हाँ, 1955 में वहां एक राज्य परिषद बनी, संवैधानिक सरकार की तरह। लेकिन 1970 के दशक की शुरुआत में राजनीतिक उथल-पुथल बहुत बढ़ गई। किस तरह की उथल-पुथल? लोकतंत्र की मांग तेज हो रही थी। ज्यादातर आबादी नेपाली मूल की थी और उन्हें लगता था कि चोग्याल के शासन में उनके अधिकार सीमित हैं। भूटिया लेप्चा अल्पसंख्यकों को ज्यादा तरजीह मिलती है। तो जातीय तनाव भी था? हाँ, वो भी एक फैक्टर था। 1973 में बड़े पैमाने पर दंगे हुए। चोग्याल ने भारत से मदद मांगी व्यवस्था बहाल करने के लिए। और भारत ने मदद की? हाँ, भारतीय सेना ने हस्तक्षेप किया, राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। फिर अप्रैल 1974 में भारत समर्थक नेता काजी लैंडुप दौरजी की पार्टी चुनाव जीत गई। उन्होंने विलय की प्रक्रिया तेज की। और फिर वो जनमत संग्रह हुआ? हाँ, 1975 में, जिसमें 97.5% लोगों ने भारत में विलय के पक्ष में वोट दिया। और इसके आधार पर 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया और राजशाही समाप्त हो गई और काजी लैंडुप दौरजी पहले मुख्यमंत्री बने। तो ये काफी शांतिपूर्ण तरीके से हुआ विलय, अगर दंगों वाले हिस्से को छोड़ दें तो? हाँ, भारतीय संघ में राज्यों के विलय के इतिहास में ये एक अनूठा मामला है। अच्छा, इसमें चीन का एंगल भी दिलचस्प है। चीन? वो कैसे? चीन 2003 तक सिक्किम को भारत का अंग नहीं मानता था। वो इसे एक स्वतंत्र राज्य ही दिखाता था अपने नक्शों में। अच्छा, फिर 2003 में क्या हुआ? 2003 में चीन ने सिक्किम को भारत के राज्य के रूप में मान्यता दी। ऐसा माना जाता है कि ये एक तरह का क्विड प्रो क्वो था, जिसके बदले भारत ने तिब्बत पर चीन की संप्रभुता को और स्पष्ट रूप से स्वीकार किया। ओह, ये तो बड़ी कूटनीतिक बात है। बिल्कुल। और इसी समझ के बाद 2006 में नाथुला दर्रा व्यापार के लिए फिर से खोला गया। ये वही दर्रा है जो प्राचीन सिल्क रूट का हिस्सा था और 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद बंद कर दिया गया था। इतिहास तो वाकई बहुत पेचीदा और दिलचस्प है। अब आते हैं वर्तमान पर। यहाँ के लोग, उनकी भाषा, संस्कृति, ये कैसी है? पॉपुलेशन तो सबसे कम है भारत में। हाँ, 2011 के जनगणना के अनुसार करीब 6,10,000 लोग। भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य। जनसंख्या घनत्व भी बहुत कम है, सिर्फ 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। पर सुना है लिटरेसी रेट काफी अच्छा है। हाँ, 82% से ज्यादा, जो राष्ट्रीय औसत से काफी बेहतर है। अब बात करें यहाँ के समुदायों की। मुख्य रूप से 3 समुदाय हैं। 3? कौन कौन से? एक है भूटिया, जो तिब्बती मूल के माने जाते हैं। ये पुराने शासक वर्ग से भी जुड़े रहे हैं और ज्यादातर बौद्ध धर्म मानते हैं। इनकी भाषा सिक्किमी या भूटिया कहलाती है। ठीक है। और दूसरे हैं लेप्चा। इन्हें सिक्किम का मूल निवासी मतलब इंडिजिनस पीपल माना जाता है। ये खुद को रोंग कहते हैं। इनकी अपनी अलग भाषा है, लिपि है, संस्कृति है। अच्छा, लेप्चा इंडिजिनस हैं। ये कौन सा धर्म मानते हैं? पारंपरिक रूप से ये प्रकृति पूजक या आत्मावादी रहे हैं, जिसे मुन धर्म कहते हैं। पर अब ज्यादातर बौद्ध धर्म और कुछ ईसाई धर्म भी मानते हैं। पर प्रकृति से जुड़ाव अभी भी मजबूत है। और तीसरा समुदाय? तीसरा और सबसे बड़ा समूह है नेपाली समुदाय का। ये लोग ज्यादातर 19वीं और 20वीं सदी में नेपाल से आकर यहाँ बसे। सबसे बड़ा समूह नेपाली है? हाँ, आबादी का बहुमत इन्हीं का है। ये हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों को मानते हैं। इनके अलावा भी कोई है? हाँ, मैदानी इलाकों से आए व्यापारी, खासकर मारवाड़ी समुदाय, बिहारी श्रमिक, तिब्बती शरणार्थी जो दलाई लामा के आने के बाद आए, और कुछ बंगाली लोग भी हैं। तो काफी मिली-जुली आबादी है। और ये विविधता भाषाओं में भी दिखती होगी? बिल्कुल। सिक्किम में 11 आधिकारिक भाषाएं हैं। 11? कौन कौन सी? नेपाली, सिक्किमी, भूटिया, लेप्चा, ये तो प्रमुख हो गईं।
इनके अलावा गुरुंग, लिम्बू, मगर, मुखिया, नेवारी, राय, शेरपा, तमांग, इन सबको आधिकारिक दर्जा मिला हुआ है। कमाल है, इतनी सारी भाषाएं एक छोटे से राज्य में। तो आम बोलचाल में कौन सी भाषा चलती है? लिंग्वा फ्रैंका क्या है? वो नेपाली है। नेपाली ज्यादातर लोग समझते और बोलते हैं। हिंदी भी काफी चलती है, समझी जाती है, और अंग्रेजी तो ऑफिशियल यूज में है ही। और धर्म, हिंदू, बौद्ध, इनका अनुपात क्या है? लगभग 58% हिंदू हैं, जो ज्यादातर नेपाली समुदाय से हैं। करीब 27% बौद्ध हैं, जिनमें भूटिया, लेप्चा और कुछ नेपाली भी शामिल हैं। अच्छा। लगभग 9.9% ईसाई हैं, ज्यादातर लेप्चा समुदाय से, और करीब 1.4% मुस्लिम और कुछ अन्य स्वदेशी मान्यताएं मानने वाले लोग भी हैं। और सबसे खूबसूरत बात शायद यह है कि ये सब मिल के रहते हैं। रिलीजियस हार्मनी कैसी है? वो वाकई काबिले तारीफ है। सिक्किम धार्मिक सद्भाव का एक बेहतरीन उदाहरण है। अलग अलग समुदायों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है। इंटर कम्युनिटी मैरिजेस भी काफी आम हैं। त्योहार सब मिलके मनाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। और एक और अनोखी बात सुनी थी, विधानसभा में बौद्ध संघ के लिए सीट रिजर्व है। हाँ, ये बिल्कुल यूनिक फीचर है। सिक्किम विधानसभा की 32 सीटों में से एक सीट बौद्ध संघ यानी मंक्स के लिए आरक्षित है। ये आर्टिकल 371F के तहत मिले स्पेशल प्रोविजंस का हिस्सा है। ये संरक्षण देता है अल्पसंख्यक बौद्ध समुदाय को। अच्छा, पारंपरिक स्तर पर कोई व्यवस्था बची है, जैसे गांव वगैरह में? हाँ, भूटिया समुदाय में पारंपरिक झुमसा नाम की एक व्यवस्था होती थी, जो गांव के स्तर पर स्वशासन का एक तरीका था। ये पूरी तरह तो नहीं, पर कुछ हद तक अभी भी उत्तरी सिक्किम के लाचेन और लाचुंग जैसे इलाकों में जीवित है। अच्छा, और महिलाओं की स्थिति कैसी है पारंपरिक समाजों में? पारंपरिक भूटिया और लेप्चा समाजों में लैंगिक समानता सापेक्ष रूप से ज्यादा रही है मैदानी समाजों की तुलना में। ये भी एक सकारात्मक पहलू है। तो ये जो सांस्कृतिक विविधता है, ये यहाँ की परंपराओं, त्योहारों और जीवन शैली में कैसे झलकती है? त्योहारों की बात करें तो बौद्ध और हिंदू दोनों मनाए जाते होंगे? हाँ बिल्कुल, दोनों परंपराओं का सुंदर मिश्रण दिखता है। बौद्ध त्योहारों में लोसर यानी तिब्बती नववर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। सागा दावा, जो बुद्ध की जयंती, ज्ञान प्राप्ति और निर्वाण का दिन है, वो भी बहुत श्रद्धा से मनाया जाता है। और वो लोसुंग, जिसमें मास्क डांस होता है? हाँ, लोसुंग भूटिया समुदाय का नववर्ष है। इसमें मठों में चाम नृत्य होता है, जिसमें भिक्षु रंग बिरंगे मुखौटे पहनकर नृत्य करते हैं। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। लाबाब ड्यूचिन, ड्रुपका तेशी, भूमचू जैसे और भी कई बौद्ध त्योहार हैं। और हिंदू त्योहार, दशायन और तिहार? हाँ, दशैन यानी दशहरा और तिहार यानी दिवाली, ये नेपाली समुदाय के सबसे बड़े त्योहार हैं और पूरे राज्य में धूमधाम से मनाए जाते हैं। और एक वो अनोखा त्योहार था, कंचनजंगा की पूजा वाला। हाँ, फांग लहाबसोल। हाँ, ये बहुत ही यूनिक त्योहार है। इसमें सिक्किम के संरक्षक देवता माने जाने वाले कंचनजंगा पर्वत की पूजा होती है। इसमें एक योद्धा नृत्य भी होता है, जो लेप्चा और भूटिया योद्धाओं के बीच हुए भाईचारे के समझौते की याद दिलाता है। वाह, ये तो सच में अनोखा है। अब कला और शिल्प की बात करते हैं। थांका पेंटिंग तो बहुत फेमस है। हाँ, थांका पेंटिंग, जो कपड़े पर बनी बौद्ध स्क्रोल पेंटिंग्स होती है, बहुत खूबसूरत होती हैं। लकड़ी पर बारीक नक्काशी का काम भी जबरदस्त होता है, खासकर मठों और पारंपरिक घरों के दरवाजों खिड़कियों पर दिखता है। कालीन भी बनते हैं शायद? हाँ, तिब्बती डिजाइन वाले ऊनी कालीन। इसके अलावा हाथ से बना कागज, पारंपरिक मुखौटे, बांस के बने सुंदर सामान और ऊनी वस्त्र जैसे शॉल, स्वेटर वगैरह यहाँ के प्रमुख हस्तशिल्प हैं। संगीत और नृत्य में भी ये विविधता दिखती होगी। बिल्कुल, एक तरफ मठों का धीर गंभीर संगीत है, जिसमें लंबे सींग, झांझ, ढोल इस्तेमाल होते हैं। दूसरी तरफ अलग अलग समुदायों के अपने लोकगीत और लोक नृत्य हैं। जैसे नेपाली समुदाय का मारुनी नाच, तमांग समुदाय का तमांग सेलो, लेप्चा लोगों के अपने पारंपरिक नृत्य और चाम नृत्य का तो जिक्र हमने किया ही। हाँ। और खाने की बात किए बिना तो सिक्किम का जिक्र अधूरा है। मोमोज और थुक्पा के अलावा क्या खास है? अरे बहुत कुछ। सिक्किमी क्विजीन तिब्बती, नेपाली और स्थानीय लेप्चा ट्रेडिशंस का एक मज़ेदार संगम है। स्टेपल फूड की बात करें तो निचले इलाकों में चावल चलता है और ऊंचाई वाले इलाकों में मक्का, बाजरा, कुट्टू यानी बकवीट। अच्छा, और खास व्यंजन? मोमोज और थुक्पा,
नूडल सूप तो है ही, पर गुंडरुक और सिनकी ट्राई करना चाहिए। ये फर्मेंटेड पत्तेदार सब्जियां गुंडरुक और फर्मेंटेड मूली की जड़ सिनकी होती हैं। सिनकी होती हैं। स्वाद थोड़ा अलग होता है पर पौष्टिक होते हैं। फर्मेंटेड? अच्छा, ये शायद ठंड में खाने को प्रिजर्व करने का तरीका होगा। हाँ बिल्कुल, फर्मेंटेशन यहाँ भोजन संरक्षण की पारंपरिक विधि है। इसके अलावा फक्शापा है, ये पोक और मूली से बनी एक करी होती है। सेल रोटी है, जो चावल के आटे से बनी मीठी रिंग जैसी रोटी होती है, त्योहारों पर खूब बनती है। वाह, मुंह में पानी आ गया। और पीने के लिए छांग का नाम सुना है? हाँ, छांग यहाँ की लोकल बाजरे की बनी बियर जैसी होती है। और तुंगबा भी होता है, ये गर्म पानी डालकर पिया जाने वाला फर्मेंटेड बाजरे का पेय है, खासकर सर्दियों में मजा देता है। और बटर टी यानी मक्खन वाली चाय भी पी जाती है। काफी अलग और रिच कुजीन है। मॉडर्न जमाने में क्या पसंद करते हैं लोग? संगीत वगैरह? देखिए, पारंपरिक संगीत तो है ही, पर आजकल के युवाओं में वेस्टर्न रॉक, हिंदी पॉप और फिल्म म्यूजिक और नेपाली रॉक संगीत भी काफी लोकप्रिय है। और खेल? फुटबॉल और क्रिकेट, ये दो खेल यहाँ सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। बाईचुंग भूटिया यहीं से हैं। हाँ बिल्कुल। अब आते हैं अर्थव्यवस्था और विकास पर। भारत में विलय के बाद सिक्किम ने काफी तरक्की की है सुना है। पर कैपिटा इनकम भी अच्छी है। हाँ, आर्थिक वृद्धि दर काफी अच्छी रही है और प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये डेवलपमेंट पर्यावरण को ध्यान में रखकर करने की कोशिश की गई है। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पर बहुत जोर है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 2016 में दुनिया का पहला फुली ऑर्गेनिक स्टेट बनना। ये कैसे संभव हुआ? ये वाकई एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके पीछे एक लंबी कहानी है। सरकार ने 2003 में ही फैसला ले लिया था कि सिक्किम को ऑर्गेनिक बनाना है। फिर धीरे धीरे सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कम किया गया, किसानों को ट्रेन किया गया और 2016 में लक्ष्य हासिल कर लिया गया। कमाल है। करीब 76,000 हेक्टेयर जमीन ऑर्गेनिक। हाँ, इसके पीछे सोच यही थी कि सिक्किम की नाजुक इकोलॉजी को बचाया जाए, मिट्टी की सेहत सुधरे, पानी साफ रहे और लोगों को हेल्दी फूड मिले। साथ ही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की मार्केट वैल्यू भी ज्यादा होती है। मुश्किलें तो आई होंगी इसे लागू करने में। मुश्किलें तो बहुत थीं। किसानों की मानसिकता बदलना, उन्हें ऑर्गेनिक तरीके सिखाना, सर्टिफिकेशन का पूरा सिस्टम खड़ा करना आसान नहीं था। लेकिन पॉलिटिकल विल बहुत स्ट्रांग थी और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी अच्छा रहा। तो अब मुख्य फसलें कौन सी हैं ऑर्गेनिक तरीके से उड़ाई जाने वाली? सिक्किम बड़ी इलायची का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक है। ये यहाँ की कैश क्रॉप है। इसके अलावा अदरक, हल्दी, संतरे, सेब, चाय, मक्का, चावल, बाजरा ये सब उगाया जाता है। और बागवानी, फूल वगैरह? हाँ, बागवानी और पुष्ट कृषि भी महत्वपूर्ण है। फल जैसे संतरे, सेब, नाशपाती होते हैं। औषधीय पौधों की खेती भी होती है और ऑर्किड। सिक्किम ऑर्किड के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उद्योग के लिहाज से क्या स्थिति है? पहाड़ी इलाका होने के कारण शायद चुनौतियां ज्यादा हैं। हाँ, भारी उद्योगों के लिए स्कोप कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन छोटे पैमाने पर दवा बनाने वाली फार्मास्यूटिकल और हर्बल उद्योग लगे हैं। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं। और कुटीर उद्योग, हैंडीक्राफ्ट्स? हाँ, वो तो महत्वपूर्ण है ही। बुनाई, कालीन बनाना, लकड़ी की नक्काशी, ये सब। इसके अलावा कुछ शराब की फैक्ट्री, घड़ी बनाने की इकाई और चमड़े के कारखाने का भी जिक्र मिलता है। पर अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा कृषि, पर्यटन और हाइड्रो पावर पे टिका है। हाइड्रो पावर? हाँ, नदियों और ढलानों का फायदा उठाया गया होगा। बिल्कुल। सिक्किम में काफी हाइड्रो पावर पोटेंशियल है और कई परियोजनाएं चल रही हैं, कुछ बन चुकी हैं। राज्य अपनी जरूरत से ज्यादा बिजली पैदा करता है और उसे बेचकर राजस्व भी कमाता है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन बड़े बांधों को लेकर चिंताएं भी तो होती हैं, पर्यावरण और विस्थापन की। हाँ, वो चिंताएं बिल्कुल जायज है और सिक्किम में भी ये बहस चलती रहती है। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन साधना एक लगातार चलने वाली चुनौती है, खासकर ऐसे संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र में। सही कहा। और पर्यटन, वो तो शायद अब सबसे बड़ा सेक्टर बन गया है। हाँ, पर्यटन अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। यहाँ हर तरह के पर्यटक आते हैं। कुछ एडवेंचर टूरिज्म के लिए, जैसे ट्रैकिंग, पर्वतारोहण, रिवर राफ्टिंग। कुछ इको टूरिज्म के लिए आते हैं, प्रकृति का आनंद लेने। बहुत से लोग कल्चरल टूरिज्म के लिए आते हैं, मठ देखने, त्योहारों में शामिल होने। और तीर्थ यात्रा के लिए भी लोग आते हैं। और सरकार सस्टेनेबल टूरिज्म पर जोर दे रही है, ये अच्छी बात है। हाँ, कोशिश यही है कि पर्यटन का लाभ भी मिले
और पर्यावरण पर बुरा असर भी न पड़े। प्लास्टिक बैन, कचरा प्रबंधन पर ध्यान देना, ये सब उसी दिशा में कदम है। अच्छा, व्यापार की बात करें तो नाथुला दर्रा खुलने से चीन के साथ व्यापार बढ़ा है। देखिए, नाथुला से व्यापार की काफी उम्मीदें थीं, पर अभी तक ये बहुत सीमित ही रहा है। कुछ चुनौतियां हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है। वैसे ऐतिहासिक रूप से ये सिल्क रूट का हिस्सा था, तब यहाँ से ऊन, छाल, मसालों का व्यापार होता था। और खनिज, क्या सिक्किम में मिनरल्स भी मिलते हैं? हाँ, कुछ मात्रा में तांबा, सीसा, जस्ता, कोयला, ग्रेफाइट, चूना पत्थर पाए जाते हैं, लेकिन उनका व्यावसायिक खनन बहुत सीमित है, शायद पर्यावरणीय कारणों से भी। समझ गया। चलिए अब कुछ खास शहरों और पर्यटन स्थलों की बात करते हैं। राजधानी गैंगटॉक से शुरू करते हैं। गंगटोक, जैसा हमने कहा, लगभग 1650 मीटर की ऊंचाई पर बसा सिक्किम का सबसे बड़ा शहर है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव, कमर्शियल और टूरिज्म हब है। यह घूमने लायक क्या क्या है? एमजी मार्ग का नाम सुना है? हाँ, एमजी मार्ग तो बहुत प्रसिद्ध है। ये पूरी तरह पैदल चलने वालों के लिए है, कोई गाड़ियां नहीं चलती। शाम को यहाँ घूमना बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा रुमटेक मठ है पास में। हाँ, रुमटेक का जिक्र पहले आया था। ये सबसे बड़ा मठ है? हाँ, गंगटोक से करीब 24 किलोमीटर दूर है। सिक्किम का सबसे बड़ा और शायद सबसे महत्वपूर्ण मठ। ये तिब्बती बौद्ध धर्म की कर्मा काग्यू शाखा के 16वें प्रमुख कर्मापाका आसन था। उनके अवशेष यहीं एक स्वर्ण स्तूप में रखे हैं। ओह, तो ये बहुत पवित्र स्थल हुआ। बिल्कुल। यहाँ बौद्ध दर्शन की पढ़ाई के लिए कर्मा नालंदा संस्थान भी है। गंगटोक में और देखें तो एंचे मठ है, गणेश टोक, हनुमान टोक है, जहाँ से कंचनजंगा का व्यू मिलता है। नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी है, जो तिब्बती संस्कृति और बौद्ध धर्म के अध्ययन का बड़ा केंद्र है। काफी कुछ है गैंगटॉक में। अब पश्चिम सिक्किम चलते हैं। पेलिंग का नाम बहुत आता है। हाँ, पेलिंग कंचनजंगा के शानदार नज़ारों के लिए मशहूर है। यहाँ से सूर्योदय का दृश्य अद्भुत होता है। और यहाँ आसपास क्या है? यहाँ पेमायंगचे मठ है, जो सिक्किम के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण मठों में से एक माना जाता है। पास में ही रबदेंसे के खंडहर है, जो सिक्किम की दूसरी राजधानी थी, उसके अवशेष। अच्छा, पुरानी राजधानी के खंडहर। हाँ, और खेचियोपलरी झील है, जिसे बहुत पवित्र माना जाता है। कहते हैं ये इच्छा पूरी करने वाली झील है। और अब तो वहाँ एक कांच का स्काईवॉक भी बन गया है। वाह। अब दक्षिण सिक्किम में नामची का जिक्र आता है। नामची आजकल एक बड़ा तीर्थ यात्रा और पर्यटन स्थल बन गया है। यहाँ भारत के 4 धामों की प्रतिकृतियां बनाई गई हैं, एक विशाल परिसर में। 4 धाम यहीं सिक्किम में? और पास ही में एक पहाड़ी पर गुरु पद्म संभव की एक बहुत विशाल मूर्ति है, सामद्रुपसी में। ये दुनिया में गुरु रिनपोचे की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है। तेंदोंग हिल भी यही है, जिसे लेप्चा समुदाय पवित्र पर्वत मानता है। काफी कुछ विकसित किया गया है पर्यटन के लिए। अब उत्तरी सिक्किम की बात करते हैं। वो तो काफी रिमोट इलाका है। हाँ, उत्तरी सिक्किम ऊंचाई वाला, ठंडा और काफी दुर्गम इलाका है। यहाँ जाने के लिए परमिट भी लगता है। लाचोंग और लाचेन यहाँ के मुख्य गांव या कस्बे हैं, जहाँ से आगे के स्थलों तक जाया जाता है। जैसे लाचोंग से कहाँ जा सकते हैं? लाचोंग से युमथांग घाटी जाते हैं। इसे वैली ऑफ फ्लावर्स ऑफ सिक्किम भी कहते हैं। वसंत में यहाँ रोडोडेंड्रॉन और दूसरे जंगली फूल खिलते हैं, तो नज़ारा बहुत खूबसूरत होता है। यहाँ गर्म पानी के झरने भी हैं और थोड़ा आगे 0 पॉइंट तक भी जाते हैं लोग, जहाँ सड़क खत्म हो जाती है। और लाचेन से गुरुडम्मार झील जाया जाता है। ये करीब 17,800 फीट की ऊंचाई पर है। भारत की सबसे ऊंची झीलों में से एक। इसे हिंदू, सिख और बौद्ध तीनों धर्मों के लोग पवित्र मानते हैं। यहाँ का लैंडस्केप एकदम अलग, तिब्बत जैसा लगता है। पास में चोपता घाटी भी है। ये तो वाकई अद्भुत जगहें होंगी। इनके अलावा भी तो कई स्थल हैं, युक्सोम, रवांगला। हाँ, युक्सोम, जहाँ पहले चोग्याल की ताजपोशी हुई थी, वो पहली राजधानी थी और अब ट्रैकिंग का बेस कैंप है। रावांगला में एक बहुत सुंदर बुद्ध पार्क है, जिसमें भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा है। जुलुक है पूर्वी सिक्किम में, जो पुराने सिल्क रूट पर पड़ता है और अपने घुमावदार रास्तों के लिए फेमस है। और त्सोंगमो झील, जो गैंगटॉक से नाथुला के रास्ते पर पड़ती है, वो भी बहुत लोकप्रिय और पवित्र स्थल है। और मठ तो अनगिनत हैं, 200 से ज्यादा बताए थे आपने। हाँ, छोटे बड़े मिलाकर 200 से ज्यादा मठ हैं। पेमायंग से ताशिदेंग, फोडोंग,
फेंसंग, रूमटेक, एनछे, ये सब सिर्फ पूजा स्थल नहीं है। ये सिक्किम की संस्कृति, कला, शिक्षा और सामाजिक जीवन के केंद्र रहे हैं और हैं। बिल्कुल। अब जरा शिक्षा, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात कर लेते हैं। शिक्षा में तो काफी प्रगति हुई है। हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में सिक्किम ने काफी अच्छी प्रगति की है। लिटरेसी रेट 82% से ज्यादा है। लगभग सभी बच्चों का स्कूलों में नामांकन होता है। सरकारी और निजी दोनों तरह के स्कूल हैं। और उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, उसके लिए सिक्किम यूनिवर्सिटी है जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी है जो काफी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इनके अलावा आईसीएफआई यूनिवर्सिटी और कई सरकारी और निजी कॉलेज भी हैं। तकनीकी शिक्षा के लिए भी संस्थान है, जैसे एटीटीसी, सीसीटी। तो शिक्षा पर ध्यान दिया गया है। टेक्नोलॉजी के मामले में क्या स्थिति है? डिजिटल कनेक्टिविटी वगैरह। सरकार डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दे रही है। ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स भी हैं। लेकिन पहाड़ी इलाका होने की वजह से दूर दराज के इलाकों में कनेक्टिविटी अभी भी एक चुनौती है। आईटी उद्योग का विकास अभी सीमित है। और इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, हवाई अड्डा, रेलवे। देखिए, सड़कों का नेटवर्क तो काफी फैला हुआ है क्योंकि वही मुख्य लाइफलाइन है। लेकिन जैसा हमने पहले कहा, भूस्खलन और मौसम के कारण उनका रखरखाव बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ स्ट्रेटेजिक रोड्स का मेंटेनेंस करता है। और हवाई अड्डा, पाक्योंग एयरपोर्ट? हाँ, पाक्योंग एयरपोर्ट 2018 में शुरू हुआ, गंगटोक के पास है। ये सिक्किम का पहला हवाई अड्डा है। इससे पहले नजदीकी एयरपोर्ट पश्चिम बंगाल में बागडोगरा था। गंगटोक और बागडोगरा के बीच हेलीकॉप्टर सेवा भी है। और रेलवे? रेलवे लाइन अभी तक सिक्किम राज्य के अंदर नहीं पहुंची है। नजदीकी बड़ा स्टेशन पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी एनजेपी है। सिलीगुड़ी से रंगपो तक रेल लाइन बनाने का काम चल रहा है, पर उसमें समय लगेगा। स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं? अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का नेटवर्क है। सरकार मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं देने पर जोर देती है, पर विशेषज्ञ डॉक्टरों और सुविधाओं की कमी दूर दराज के इलाकों में महसूस की जाती होगी। शहरों में पानी, सीवरेज जैसी बुनियादी सुविधाएं? गंगटोक जैसे शहरों में इन सुविधाओं में काफी सुधार हुआ है। वेस्ट मैनेजमेंट पर भी ध्यान दिया जा रहा है, खासकर ऑर्गेनिक स्टेट बनने के बाद। चलिए, अब आखिर में राजनीति और प्रशासन पर एक नजर डाल लेते हैं। सिक्किम में अब 6 जिले हैं, आपने बताया था? हाँ, 2021 में 2 नए जिले बनाए गए, पाक्योंग और सोरेंग। तो अब कुल 6 हो गए हैं। पूर्वी सिक्किम जिसका मुख्यालय गंगटोक है, पश्चिमी सिक्किम जिसका ग्यालछिंग, उत्तरी सिक्किम मांगन, दक्षिणी सिक्किम नामची और नए बने पाक्योंग और सोरेंग। इन जिलों को फिर उप विभागों और ब्लॉकों में बांटा गया है। और सरकार? विधानसभा में 32 सदस्य होते हैं। हाँ, विधानसभा में 32 सीटें हैं। इसमें आरक्षण का एक अनोखा सिस्टम है। एक सीट बौद्ध संघ के लिए आरक्षित है, कुछ सीटें भूटिया, लेप्चा समुदाय के लिए आरक्षित है और कुछ अनुसूचित जाति के लिए। ये आरक्षण आर्टिकल 371F के तहत है। हाँ, आर्टिकल 731F सिक्किम को कुछ विशेष संवैधानिक प्रावधान देता है। ये विलय की शर्तों का हिस्सा था ताकि सिक्किम की विशिष्ट पहचान और हितों की रक्षा हो सके। इसमें संसद और विधानसभा में प्रतिनिधित्व, पुराने कानूनों का संरक्षण जैसी कई बातें शामिल हैं। कुछ इलाकों में जाने के लिए इनर लाइन परमिट की जरूरत भी इसी का हिस्सा है। अच्छा, राजनीतिक इतिहास कैसा रहा है विलय के बाद? विलय के बाद शुरू में कांग्रेस का प्रभाव रहा, फिर लंबे समय तक नर बहादुर भंडारी और उनकी पार्टी सिक्किम संग्राम परिषद का दबदबा रहा। और उसके बाद पवन कुमार चामलिंग? हाँ, 1994 से लेकर 2019 तक पूरे 25 साल पवन कुमार चामलिंग और उनकी पार्टी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट SDF सत्ता में रही। ये भारत के किसी भी राज्य में किसी मुख्यमंत्री का सबसे लंबा कार्यकाल है। 25 साल, ये तो रिकॉर्ड है। फिर 2019 में बदलाव हुआ। हाँ, 2019 के चुनावों में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा SKM ने SDF को हरा दिया और प्रेम सिंह तमांग, जिन्हें गोले के नाम से भी जाना जाता है, मुख्यमंत्री बने। तब से SKM की सरकार है। तो सिक्किम की कहानी वाकई बहुत खास है। क्या है वो चीजें जो इसे सबसे अलग, सबसे यूनिक बनाती हैं आपकी नजर में? मेरे ख्याल से कुछ बातें सिक्किम को वाकई खास बनाती हैं। पहली तो है उसकी एनवायरमेंटल लीडरशिप। दुनिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट बनना कोई छोटी बात नहीं है। प्लास्टिक और स्टायरोफोम पर इतने पहले और सख्ती से प्रतिबंध लगाना। सही।
और अपनी जबरदस्त बायोडायवर्सिटी को सहेजना, राज्य का लगभग 47% हिस्सा प्रोटेक्टेड एरिया है, जिसमें कंचनजंगा नेशनल पार्क शामिल है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। हाँ, ये तो है। और दूसरी चीज है कल्चरल हार्मनी। इतनी सारी जातियां, भाषाएं, धर्म और सब शांति से एक साथ रह रहे हैं, ये आज के समय में बहुत बड़ी बात है। कंचनजंगा पर्वत को सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि संरक्षक देवता के रूप में पूजा जाना भी इसी गहरे सांस्कृतिक जुड़ाव को दिखाता है। और तीसरा है इन दोनों चीजों, पर्यावरण और संस्कृति को विकास के साथ बैलेंस करने की लगातार कोशिश। मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं देने का प्रयास, ये दिखाता है कि फोकस सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ पर नहीं बल्कि लोगों की वेलबीइंग पर भी है। बिल्कुल। छोटे साइज के बावजूद सिक्किम ने बड़ी उदाहरण पेश किए हैं। इसने दिखाया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ चल सकते हैं, या कम से कम चलने की कोशिश की जा सकती है। हाँ, इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी यही विविधता और सद्भाव है, जो इसकी ब्रेथ टेकिंग नेचुरल ब्यूटी के साथ मिलकर इसे यूनिक बनाते हैं। भविष्य के लिए चुनौतियां भी होंगी, जाहिर है। क्लाइमेट चेंज का असर तो पहाड़ी राज्यों पर ज्यादा महसूस होता है। बढ़ते टूरिज्म को मैनेज करना भी आसान नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल। युवाओं के लिए राज्य के अंदर ही रोजगार के और अवसर पैदा करना भी एक चुनौती है। इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाना, खासकर कनेक्टिविटी, ये सब मुद्दे हैं। जरूर, ये चुनौतियां रियल हैं, लेकिन सिक्किम का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इनोवेशन का, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का, उससे उम्मीद बनती है। हाँ, और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विकास का ये मॉडल, जो पर्यावरण और संस्कृति को इतनी प्राथमिकता देता है, भविष्य में बढ़ते दबावों के बीच टिका रह पाएगा? क्या सिक्किम इस नाजुक संतुलन को बनाए रख पाएगा? वाकई, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, और शायद यही वो विचार है जिसके साथ हम अपने श्रोताओं को छोड़ सकते हैं। सिक्किम का भविष्य इस संतुलन को बनाए रखने पर ही निर्भर करेगा। निश्चित रूप से। Okay, so we hope you liked today's discussion. For more such discussions, subscribe to our channel. धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद।